हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है घर्षण। देखिए, कोई भी चीज़ को चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई आदमी चल रहा है या कोई बाइसिकल है या कार है। सबको मूव करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है कि ये फोर्स है, फोर्स, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, जैसे हम ये रोड है, रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक, लेकिन हम इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती होती है। ठीक है, देखिए, यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। देखिए, जो कार ट्रक हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे स्लो हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि जो आपकी बाइसिकल है, ब्रेक लगाने जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाती है। हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द surface ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, मान लो ये सरफेस है, इस पे बॉल मूव कर रही है, आपने इसको धक्का दिया, पुश करा, और ये बॉल मूव करती करती एक टाइम आता है यहाँ पे आके वो रुक जाती है, यहाँ पे उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। ये किस लिए होता है? ये होता है फॉर फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स है। ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट लगता है। ये जहाँ जहाँ इसका कांटेक्ट में आएगी बॉल, वहाँ वहाँ इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो बॉल है मूव कर रही है वो रुक जाएगी। फिर क्या है? हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? वाई डू यू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील? वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर? देखिए, कई बार हमारा घर है, अगर आंगन गिल्ला है या कहीं पे चिकड़ है तो हमें ना वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या अगर कई बार देखा भी होगा, कहीं पे छिलके हैं, जब बनाना का हो या कोई भी ऐसा छिलका हो जो गिल्ला हो, और अगर हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो हम स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बनाना पील है या वो जो गीला जो पानी है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन को कम करने की वजह से जो हमें वो चलना था वो कम हो जाता है और वो हम स्लिप हो जाते हैं। आगे चलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स क्या है? देखिए, एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करेंगे आप इजीली समझ भी जाएंगे, आप हम साथ के साथ कर भी सकते हैं। अब क्या है, एक टेबल पे एक बुक है, आप उसको पुश करो, यू ऑब्जर्व डेट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। ठीक है, एक फिगर ए में क्या किया, ये बुक है, आपने इसको पुश किया इस डायरेक्शन में, फिर आपने क्या किया, दूसरी डायरेक्शन से इसको पुश किया। दोनों ही केस में क्या हुआ कि थोड़ा सा मूव करने के बाद ये नोटबुक रुक जाएगी, इसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बुक और जो टेबल है इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगी है। इस फ्रिक्शन की वजह से जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। ठीक है, अब जो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब कि हम जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ये उसके ऑपोजिट लगती है, नेगेटिव होती है, और ये कैंसिल आउट होने के बाद जो भी फोर्स बचती है, जैसे अगर हमने 5 यूनिट लगाया, ठीक है, फ्रिक्शनल लगी 4, तो हम 1 यूनिट तक थोड़ा सा और मूव करेंगे, लेकिन जब जब दोबारा ये हम मूव करेंगे तो ये फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा और हम रुक जाएंगे। आया समझ में आपको? इफ यू सो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। देखिए, जब हमने लेफ्ट में मूवमेंट करी तो जो फ्रिक्शन था वो राइट से लगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, जब हमने राइट से लगाया फोर्स तो ये लेफ्ट से एक्ट करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। देखिए, जो हम फोर्स लगाते हैं, जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, उसको रोकता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड सर्फेस ऑफ द टेबल। ये क्या होता है, ये दो सरफेस के बीच में ही लगता है जब उसके वो कंटेक्ट में आती हैं। इफ द फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसिस। देखिए, हर सरफेस का अलग अलग फ्रिक्शन होता है और ये उसकी स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। अब क्या क्या ऑप्शन है जिस पे ये डिपेंड करता है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन।
कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। टाई ए स्प्रिंग अराउंड ए ब्रिक, एक ईंट के अराउंड पे एक स्प्रिंग बांध दिया। पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, अब क्या किया, इस ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे, इससे मूव कर दिया। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। देखिए जैसे ही ये मूव करने लग जाती है, आप उसको नोट डाउन करो, उसमें कितनी रीडिंग आई है इस मीटर में, ठीक है। इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। देखिए ये ईंट रखी आपने, ईंट के ऊपर इसको बांध दिया और फिर इसके पे एक जो स्प्रिंग बैलेंस था, वहाँ से आप उसकी रीडिंग जब नोट करेंगे, जब वो ब्रिक बिल्कुल मूव करना शुरू करेगी, तो वो जो रीडिंग आएगी, कितने वो नंबर आएंगे, वही बताते हैं कि जो ब्रिक के और जो सरफेस है उसके बीच में कितना फ्रिक्शन लगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अब क्या किया, नाउ रैप ए पीस ऑफ पोलोथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द सेम एक्टिविटी। अब क्या किया आपने, पोलोथीन को बांधा ब्रिक के अराउंड और फिर सेम किया। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। तो अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आया तो यही चीज़ फिर आप क्या करें कि एक पीस ऑफ जूट बैग, अब क्या किया, इस ईंट के बाहर एक जूट बैग लपेट दिया। ठीक है, अब जो तीनों रीडिंग हैं वो अलग अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि जब पॉलीथीन था उसकी वजह से, या जो जूट बैग था उसकी वजह से जो फ्रिक्शन था वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे केले के छिलके के केस में हुआ था कि हम स्लिप हो गए थे, गिर गए थे, क्योंकि फ्रिक्शन उसने कम कर दिया था। देखिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे हम चीज़ों को इस हुक में लटकाते हैं और ये इसकी रीडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कोइल्ड स्प्रिंग, इसमें एक स्प्रिंग होता है, वो कोयल गोल गोल होता है, विच गेट स्ट्रेच व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज द मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएट स्केल। और ये जो स्केल है इस पर पॉइंटर लगा हुआ है, ये वाला, ये दिखाता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और वो रीडिंग शो कर देता है। आगे फिर एक एक्टिविटी की गई है, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और एन टेबल। देखिए एक टेबल है, टेबल पे क्या किया आपने, ये बुक रख दी इस बच्चे ने, और ये इंक्लाइन मतलब एक एंगल ले लिया। ठीक है, ये एंगल बनाया इसके साथ, ये एक एंगल बना दिया। अब क्या किया, यू मे यूज ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ए ब्रिक और बुक्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पुट ए मार्क विद ए पेन एट ए पॉइंट ए, एक ए पॉइंट लिया, वहाँ पे एक ए पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ लेट ए पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब क्या किया, एक मार्क कर दिया आपने एक पॉइंट ए, और यहाँ से एक सेल को नीचे रोल कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो नीचे जाके यहाँ से तक दूर तक चला जाएगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब आप नोट करो कि कितनी दूर तक ये रेस्ट करने रुकने से पहले कितनी दूर तक ये गया है। अब क्या किया, नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब क्या किया, कपड़ा रख लिया। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। अब सेम एक्टिविटी फिर दोबारा की, इसमें कोई रिंकल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अब क्या थी, जो ये सेल था इसकी जो डिस्टेंस पहले यहाँ तक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब क्या हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। इतनी डिस्टेंस ये कम होगी, इसमें या ज़्यादा है, इसमें कम है। कम क्यों हुई, क्योंकि जो कपड़ा हमने रखा इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया, कम होने की वजह से वो कम डिस्टेंस तय कर पाया। आगे है कि डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। हाँ, कि जो डिस्टेंस थी वो जो सरफेस था उसने डिसाइड करी कि वो कितना मूव करेगा। ये जो स्मूथनेस थी, जो स्मूथनेस आई कपड़े की वजह से, उससे उसकी डिस्टेंस कम हो गई। आगे है फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कंटेक्ट। देखिए फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, दो सरफेस की जो इरेगुलरिटी है, एक स्मूथ है, एक थोड़ा हार्ड है, एक थोड़ा रफ है, मतलब ये डिपेंड करता है वो सरफेस है कैसा। इवन दोज सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटी ऑन दैम। देखिए बेशक हमें कितना ही लगे कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करेंगे तो उनमें काफ़ी सारी बिल्कुल बारीक बारीक सी इरेगुलरिटी होती है, और इन्हीं इरेगुलरिटी की वजह से ये जो दो सरफेस हैं आपस में लॉक हो जाती है, और जब हम मूव करते हैं
तो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपको इसमें थोड़ा समझ आ जाएगा। ये क्या है, सरफेस की इरेगुलरिटी शो कर रखी है। ऊपर क्या है, ये बुक है, बुक का सरफेस है और नीचे टेबल का सरफेस है। देखिए बेशक कितना ही स्मूथ कर ले, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इसमें हल्की हल्की सी इरेगुलरिटी है। और जब ये इरेगुलरिटी आती है तो ये आपस में लॉक हो जाती है। देखिए ये यहाँ पे दिखाया है, ये यहाँ पे लॉक हो गई हैं। अब लॉक होने की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब ये मूव करती है, बुक मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो वो उसको रोक देगी। या हम ये कह सकते हैं कि जब वो एक जगह रुकी हुई है तो रुकी हुई है, जब हम इसको मूव करेंगे तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा सा हमें प्रेशर देना पड़ेगा, ये तभी मूव होगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। इसे हमें पता चला कि अगर जो सरफेस है अगर वो रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो ज़्यादा होता है। जैसे केले के केस में क्या हुआ कि उसने वो स्लिपरी सा हो गया, स्मूथ कर दिया सरफेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, कम हुआ। हमें जो चलने के लिए जो जो फ्रिक्शन चाहिए था वो नहीं मिला और हम गिर गए। आगे है एक एग्जाम्पल, when we see the friction is caused by interlocking of irregularity in two surfaces, it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when person is sitting on it. देखिए अब क्या आपने समझा इसमें कि जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी होंगी सरफेस के बीच में तो इंटरलॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा अगर इन दोनों जो सरफेस है उसको आप हार्डली प्रेस करेंगे। ठीक है, एक मान लो एक मैट है, मैट को अगर आप खींचो तो आसानी से खींच जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बैठा है तब आपको उसको खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो उसके बैठने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा लग गया। ज़्यादा फोर्स लगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा चाहिए होगा उसको मूव करने के लिए। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। देखिए, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह आपने कोई बॉक्स है उसको मूव करा। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इसे करके देख सकते हैं। ईजी क्या है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। देखिए कोई भी चीज़ है, देखिए जो फ्रिक्शन है ये दो तीन टाइप के होते हैं। एक क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है जो मोशन में फ्रिक्शन होता है, या एक इसके आगे पार्ट आएंगे आप आगे देखेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा चाहिए होता है उसको मूव करवाने के लिए। देखिए एक टाइप से हम बोलते हैं कि इसमें बड़ी ईगो है, भाई ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, टस से मस नहीं हो रहा। देखिए लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ा सा मूव कर रहा है तो उसको थोड़ा कम फ्रिक्शन चाहिए होगा, कंपेयर करें इसके टाइम में ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होता है, इसके टाइम में कम फ्रिक्शन चाहिए होता है। ठीक है, आगे है द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए जो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई है, उसको जब हम धक्का मारेंगे तो वो फोर्स होएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, उसको और भी मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी वो होएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, When the box starts sliding, जब बॉक्स है वो स्लाइड करता है, मान लो थोड़ा सा मूव कर रहा है, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। देखिए जो ये बॉक्स है इसके जो यहाँ पे जो कंटेक्ट के जो पॉइंट्स अगर ये मूव कर रहा है तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता जो सरफेस का जो कंटेक्ट है उसके साथ इंटरलॉक होने में, क्योंकि अभी हमने देखा था इसमें क्या है, ये इंटरलॉक हो जाते हैं। अब जब बॉडी है वो मोशन में होती है तो इतना इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिलता और उसका मूव करना और भी आसान हो जाता है। तो इसलिए जो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। आगे है फ्रिक्शन नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन क्या है, देखिए ईवल क्या है, दुश्मन भी बोल रहे हैं इसको, शैतान भी बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों, इसको आगे हम समझेंगे। अभी क्या हुआ, सपोज नाउ रिकॉल योर एक्सपीरियंस, इज इट ईजियर टू होल्ड ए कुल्हड़ अर्दन पोल और ए ग्लास टम्बलर। देखिए कुल्हड़ को होल्ड करना आसान है या टम्बलर को। देखिए जो टम्बलर का जो सरफेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और जो कुल्हड़ है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो हमें कुल्हड़ को होल्ड करना ईजी हो जाता है।
Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? तो देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं, मान लो कोई चम्मच है वो घी की उसमें तेल लगा हुआ है, तो आपको उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी हार्ड सरफेस है, मान लो आप कोई ये ले रखा, आपने कुल्हड़ वगैरह ले रखा है, मिट्टी का बर्तन है, तो उसको ईजी हो जाता है होल्ड करना, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे हाथ का और उसके सरफेस का, वो इंटरलॉक कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसमें तेल आ जाता है तो उसकी जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपका टीचर है वो चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है, रफ के होने की वजह से ये जो चाक पार्टिकल हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, बोर्ड के साथ वो स्टिक हो जाएंगे और वो हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, चौक उसके साथ जो पार्टिकल्स हैं उस पर स्टिक होएंगे और जो जो टीचर जो लिख रहा है वो हमें दिखेगा। लेकिन अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता चौक के बीच में और बोर्ड के बीच में तो नहीं लिख पाते और लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता या स्लिप हो जाता, वो नहीं दिखता। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता और कोई बॉल है वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहती। एक ये फ्रिक्शन ही है जो उसको रोकता है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आगे है, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखिए अगर टायर के बीच में और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ना तो वो कभी रुकेंगे और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो पाएगी। ठीक है, यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और टाई ए नोट। देखिए अगर जैसे ये नेल है इसको भी आप फिक्स नहीं कर पाते अगर इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो ईंट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और जो फ्रिक्शन है वो उसको ऊपर की तरफ कर रहा है और वो बैलेंस आउट हो जाती है। आगे है, सोल ऑफ द शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए जो सोल है वो खराब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल। दूसरी साइड से देखें जो फ्रिक्शन है वो ईवल भी है। क्यों? इट वियर्स ऑफ मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बीरिंग्स और द सोल ऑफ द शूज। देखिए ये हमारी चीज़ों को जो भी कांटेक्ट में आती हैं उसे खराब भी कर देता है। आगे है, यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप ऑफ द फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। देखिए जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जो उनकी पैड़ियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से ख़राब हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे नई की नई जो पैड़ी होती है वो बिल्कुल वैसे नहीं लगती, क्योंकि जो फ्रिक्शन की वजह से जगह जगह जहाँ पे भी ज़्यादा पैर टिकते हैं लोगों के वो चीज़ें वहाँ से ख़राब हो जाती हैं। क्यों? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। जैसे जो सोल है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है, मान लो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है मेनली, तो यहाँ ज़्यादा घिस जाती हैं और जो कि यहाँ पे बीच में हमारा पैर ऐसा कर्व होता है, ये वाला एरिया थोड़ा कम घर्षण होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता इस पोजीशन पे। आगे है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ द मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ टर्न फॉर ए फ्यू मिनट। देखिए अगर आपने कभी घर पे मिक्सी को यूज़ किया है तो क्या देखा होगा कि जो मिक्सी है वो बाहर से गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। फ्रिक्शन क्या है, जो मिक्सी जो उसमें चीज़ें जो घूम रही हैं और जो उसकी जो वॉल है मिक्सी उसकी टम्बलर की कंटेनर की, तो इनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। आगे है, आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैच बॉक्स का हो गया या कोई भी जनरेटर है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी फ्रिक्शन के ही काम है। आगे है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। अभी आपने जो भी सीखा उसमें हमें पता चला कि अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होएगा और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इसमें क्या है कि जब हम खेलते हैं तो हम पाउडर को इस पर स्प्रे कर देते हैं। पाउडर के स्प्रे करने से क्या हुआ, जो गिट्टी है और जो कार्डबोर्ड का जो सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि स्मूथनेस आ जाती है। पाउडर के पार्टिकल से फ्रिक्शन कम हो जाता है और ये जो गिट्टियाँ हैं वो आराम से इधर उधर मूव करती हैं। ऐसे जो टायर्स हैं, टायर्स का थोड़ा सा जो ये है, ये थोड़ा ग्रिप
मजबूत करने के लिए इनको थोड़ा रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन लगे और इसको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। Have you ever thought why the sole of the shoes is grooved? It is done to provide the shoe better grip on the floor so that you can move safely. देखिए थोड़ी सी ग्रिप दे जाती है शूज़ में ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके। Similarly, threaded tires of car, truck and bulldozer provide better grip on the ground. देखिए इसकी जो शेप है थोड़ी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल इसको स्मूथ नहीं करते ताकि इसको अच्छी ग्रिप मिल सके जब ये रोड पे चले। आगे है वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील्स but when you press the brake lever these pad arrest the motion of the rim due to friction. The wheel stops moving. You might have seen the kabaddi player rub their hand with the soil for a better grip of their opponent. देखिए आपने ये जो कबड्डी लीग्स वगैरह टीवी में चलती रहती हैं या जब आप घर पे कबड्डी खेलते हैं पार्क वगैरह में तो क्या है हाथ में ना थोड़ी मिट्टी लगा लेते हैं। मिट्टी लगाने से क्या हुआ कि जो सरफेस है वो हाथ का वो थोड़ा रफ हो जाता है और फिर अगले ओपोनेंट को पकड़ने में इजी हो जाता है। ऐसे ही जो बाइसिकल के जो ब्रेक्स हैं जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो बाइसिकल की जो रिम है और जो ब्रेक है वो आपस में टच होंगे और फ्रिक्शन की वजह से बाइसिकल मूव करना कम कर देती है उसके। ऐसे ही कि जो जिम्नास्ट हैं वो थोड़ा सा कोर्स सब्सटेंस अपने हाथ पे लगाते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो सके और वो उनका जो जिम्नास्टिक है वो इजीली कर पाएँ। देखिए आप जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर फाइन पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसे ही या जो गेट के जो डोर वगैरह हैं वहाँ पे आप तेल डाल देते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सकें। कई गेट होते हैं चूँ चूँ चर की आवाज़ भी आती है और उनको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है तो वहाँ पे हम तेल डाल देते हैं। ए बाइसिकल और ए मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन। देखिए कई बार आपकी जो साइकिल की जो तारी होती है वो भी निकल जाती है और वहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स में भी या मशीन्स में ग्रीस डाला जाता है ताकि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके और वो ईजिली मूव कर सके। आगे है व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन ए थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। देखिए एक सरफेस जो बन जाता है वो उसको एक दूसरे को अगेंस्ट रब नहीं होता और जो इंटरलॉकिंग वाली चीज़ थी वो अवॉइड हो जाती है। इंटरलॉक नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा और जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाती है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं सब्सटेंस के बीच में वो कहते हैं लुब्रिकेंट। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। देखिए कई मशीन्स में ऑयल को हम यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एयर कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आगे है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए जो व्हील्स हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो आपके लगेज के जो बैग्स होते हैं उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये फ्रिक्शन को कम कर देंगे। फ्रिक्शन कम हुआ तो मूवमेंट में आसानी हो जाती है। देखिए अब मान लो एक कोई पहले क्या होता था एक बॉक्स था उसको पहले लोग उसको खींचते थे। खींचने के लिए उसको बहुत जोर लगता था क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन था वो ज़्यादा होता था। ठीक है, फिर क्या किया किसी ने दिमाग लगाया और यहाँ पे व्हील्स लगा दिए। व्हील्स लगाने से क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन था वो कम हो गया और मूवमेंट आसानी हो गई। अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और जो मूविंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। इसलिए जो व्हील्स हैं वो इजी हो जाते हैं किसी भी चीज़ पे अगर हम लगा देते हैं तो उसको मूव करना। आगे है व्हेन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए अगर मान लो हम कोई बॉडी है जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाई, एक बुक को ना 3-4 पेंसिल के ऊपर रख दिया। ये क्या हुआ क्योंकि यहाँ पे इस बुक को इजी हो गया मूव करवाना क्योंकि ये नीचे रोल कर रही थी और बुक इजीली मूव हो रही थी। अगर कंपेयर करें अगर इस बुक को जब हम ये बिल्कुल स्टैटिक थी उसको मूव करना तब मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये पेंसिल के ऊपर है तो इसको मूव करना आसान हो जाता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। रोलिंग क्या होती है? रोलिंग की वजह से
जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर वन अनदर। देखिए, जो रोल करना है वो आसान होता है, ना कि स्लाइड करने से। स्लाइड करना थोड़ा सा जब स्लाइड करती है बॉडी तो वो ईजी हो जाता है वहाँ पे रोल करना। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। देखिए, जो लगेज है उस पर जिस पे अगर व्हील्स लगे होंगे तो इसको ईजिली हो जाएगा मूव करना। आगे है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। देखिए, जब ये अब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन से, इसलिए कई मशीन्स में जो रोलिंग है वो बॉल की हेल्प से करी जाती है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स क्या है? बॉल बेरिंग लगाना, हब्स और एक्सल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल। देखिए, इसमें क्या है, छोटी छोटी सी बॉल्स लगा देते हैं। ये है एक एग्जांपल है बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। इसमें क्या, छोटी छोटी सी बॉल्स लगा देते हैं। बॉल से क्या होएगा, रोलिंग ज़्यादा होएगी और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ऐसे ही जो सीलिंग फैन है इसमें भी ये एक्सल्स लगा देते हैं। ठीक है, आगे है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? यू नो डैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। देखिए, एयर क्या होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। देखिए, जो चीज़ें इसमें मूव कर रही हैं उसके ये उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू दैम। ऐसे ही जो पानी है या जो लिक्विड है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं कोई भी चीज़ के ऊपर जब वो उसमें से मूव कर रही होती है। साइंस में जो कॉमन नेम है गैस और लिक्विड है उसको फ्लूइड बोलते हैं। सो व्हेन वी से द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम। आगे है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। इस फ्रिक्शनल फोर्स को जो फ्लूइड लगाते हैं उसे ड्रैग भी बोल सकते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड कितनी है जब उसमें से वो मूव कर रहा होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? वो फ्लूइड है उसका नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कैसी है और उसकी स्पीड कितनी है। It is obvious when the object moves through the fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. देखिए, अब कोई भी चीज़ है, मान लो पानी है, उसमें कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसको मूव करने के लिए जो इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम होना पड़ेगा और उसमें थोड़ी सी उसकी एनर्जी है वो लग जाती है। ठीक है, अब क्या होएगा, ये जो इसका जो मूवमेंट है, फ्रिक्शन है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा? उसकी शेप क्या है और जो फ्लूइड है ये जिसमें से वो मूव कर रहा है उसका नेचर कैसा है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। देखिए, उनके कुछ ना कुछ स्पेशल शेप दी जाती है। साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप। देखिए, जो साइंटिस्ट है उनको कैसे पता चलता है कि किस टाइप की शेप होनी चाहिए, ये हमें नेचर से ही पता चलता है। जो बर्ड्स हैं, जो फिश हैं, दे हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। बर्ड्स और फिश को हमेशा मूव करना पड़ता है फ्लूइड्स में। उनकी जो बॉडी है उनकी जो शेप वैसी ही होगी है ताकि उनकी जो एनर्जी उनकी कम खराब हो जब वो फ्रिक्शन से ओवरकम करें। ठीक है, अब जो एरोप्लेन की जो शेप है वो बर्ड से थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर होती है क्योंकि ये हमें नेचर से ही मिला है कि जो बर्ड्स को जैसे इजी हो जाता है इस शेप में फ्लाई करना, ऐसी ही शेप एरोप्लेन की बनाई गई है ताकि फ्रिक्शन कम हो और एरोप्लेन का मूवमेंट हो सके। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी की, आप प्लीज़ उनको भी देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।